गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स को डिटेल में पढ़ाया है, और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, और कल मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को कल सॉल्व करवा दूंगा, और कल ये आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये चैप्टर आप लोगों का काफी लंबा चैप्टर है, और इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक एक टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा रहा था, द्रव्य का वर्गीकरण। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है, यहाँ पे लिखा है अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। तो चलिए देखते हैं आखिर ये होते क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, मिश्रण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप इसे अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे अशुद्ध पदार्थ बोलिए चाहे मिश्रण बोलिए, बात एक ही होगी। अब यहां से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका यह भी ऑप्शन होगा मिश्रण, या फिर आपको अशुद्ध पदार्थ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल भी दिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे यहां पे लिखा है चीनी और नमक का मिश्रण, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को लर्न होनी बहुत ही जरूरी है कि वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चाहे मिश्रण बोलिए चाहे अशुद्ध पदार्थ बोलिए, बात एक ही होगी। और उदाहरण के तौर पर चीनी और नमक का मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो मिश्रण है ये 2 प्रकार के होते हैं। यहां पे फर्स्ट टाइप लिखा है समांगी मिश्रण, और सेकंड टाइप यहां पे लिखा है विषमांगी मिश्रण। यानी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण। तो देखिए ये जो टॉपिक है आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइप हमारा लिखा है समांगी मिश्रण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं आखिर समांगी मिश्रण ये होता क्या है। तो यहां पे लिखा है कि जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन यानी कंपोजिशन एक जैसा होता है उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, यानी होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब यहां से डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन यानी कंपोजिशन एक जैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका समांगी मिश्रण वाला भी ऑप्शन होगा। तो क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं, यानी होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अब यहां पे समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण, और एग्जाम्पल से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा अभी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहां पे उदाहरण के तौर पे लिखा है जल तथा चीनी का मिश्रण। तो आपको ध्यान रखना है कि जल तथा चीनी का जो मिश्रण होता है ये एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल तथा चीनी का मिश्रण यह एक कैसा मिश्रण होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपका समांगी मिश्रण भी ऑप्शन में होगा। तो जल तथा चीनी का मिश्रण यह एक कैसा मिश्रण है, तो यह एक समांगी मिश्रण है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर है। यह आपको ध्यान रखना है। आप लोगों ने कई बार ऐसा किया होगा, जल में चीनी को घोला होगा। तो जब आप जल में चीनी को घोलते हैं तो क्या देखते हैं कि जल में जो चीनी है वो पूर्णतया मिल जाती है, इसीलिए ये क्या है, ये एक समांगी मिश्रण है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप क्या दिया है। तो सेकंड टाइप यहां पे दिया है विषमांगी मिश्रण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं विषमांगी मिश्रण ये क्या होता है। तो यहां पे लिखा है कि जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संघटन एक जैसा नहीं होता। देखिए संगठन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। ऊपर यहां भी लिखा भी हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन यानी कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन यानी कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए समांगी मिश्रण का अपोजिट आपका यहां पे है। अब जैसे समांगी मिश्रण में आपने पढ़ा तो यहां पे क्या लिखा था कि जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन यानी कंपोजिशन एक जैसा होता है, और विषमांगी मिश्रण में क्या लिखा है, एक जैसा नहीं होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब उदाहरण एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल ही आप लोगों से पूछा जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे दिया है बालू तथा रेत का मिश्रण। तो बालू तथा रेत का मिश्रण यह एक कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यह आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बालू तथा रेत का मिश्रण यह एक कैसा मिश्रण होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपका विषमांगी मिश्रण भी दिया होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा बालू तथा रेत का मिश्रण यह एक कैसा मिश्रण है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। अगर आप बालू और रेत को एक में मिलाएंगे तो ये दोनों एक में नहीं मिलेंगे, आप बड़े आसानी से बता पाएंगे कि ये बालू है ये रेत है। तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे कि ये कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाएगा। और डेफिनेशन तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दी है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है द्रव्यों या फिर आप बोल सकते हैं पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंजेस अक्यूरिंग इन मैटर्स, या फिर आप बोल सकते हैं सब्सटेंसेस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि द्रव्यों में सामान्यतया निम्नलिखित 2 प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे क्या दिया है, भौतिक परिवर्तन दिया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर भौतिक परिवर्तन होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो टॉपिक है भौतिक परिवर्तन, देखिए जो यहाँ पे दिया है कि द्रव्यों यानी पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, इसके अंतर्गत आपका यहां पे पहला आएगा भौतिक परिवर्तन और दूसरा आएगा रासायनिक परिवर्तन। ये दोनों टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से कई क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो यहां पे लिखा है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण, अब देखिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे भौतिक गुण के बारे में ही तो बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु उनके भार में
कोई अंतर नहीं आता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, यानी फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखनी है, जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह आपको ध्यान रखना है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ये परिवर्तन अस्थायी अर्थात उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, जो भौतिक परिवर्तन होता है ये क्या होता है, ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है कि ये परिवर्तन अस्थायी अर्थात उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होते हैं, अर्थात परिवर्तन के कारण को हटा देने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। देखिए, जो परिवर्तन का कारण होता है अगर उसको हटा देंगे, जो पदार्थ होता है वो पुनः क्या होता है, अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाता है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि उदाहरण, जल को गर्म करने पर यह भाप में बदलने लगता है। आप लोगों ने देखा है जब आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप में बदलने लगता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जल को गर्म करने पर यह भाप में बदलने लगता है, परंतु यदि गर्म करना बंद करके भाप को ठंडा होने दिया जाए तब यह पुनः क्या होता है, जल में बदल जाता है ना। तो बस जाहिर सी बात है, यही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूं और यहीं से क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अन्य प्रमुख उदाहरण, और ये उदाहरण किसके दिए हुए हैं, भौतिक परिवर्तन के यानी फिजिकल चेंजेस के। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे गलन हो गया, वाष्पन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, हिमन, द्रवण आदि। ये सब क्या है, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। देखिए गलन, वाष्पन ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, ऊर्ध्वपातन भी पढ़ाया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाष्पन ये किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आपको ध्यान रखना है ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लोहे का चुंबक बनना, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए लोहे से चुंबक बनाया जाता है और चुंबक से लोहा भी बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि लोहे का चुंबक बनना। अब देखिए लोहे से चुंबक बनता है और चुंबक से लोहा भी बन जाता है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाता है तो पदार्थ क्या होता है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी चुंबक से लोहा बन जाता है। बस यही सिंपल, यही आपको समझना है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जलना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए जैसे विद्युत बल्ब है, जब आप उसको जला देते हैं तो वो चमकने लगता है, रोशनी देने लगता है, और फिर जब आप उसे बंद कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर से अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये विद्युत बल्ब का जलना, ये भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन। फिर इसके बाद शरबत बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का पिघलना, ये भी क्या है, ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन है। और बादलों का बनना, ये भी क्या है, ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे का चुंबक बनना ये एक कैसा परिवर्तन है, तो आप आंसर क्या करेंगे, ये एक भौतिक परिवर्तन है। बादलों का बनना ये कैसा परिवर्तन है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो जितने एग्जाम्पल यहां पे मैंने आपको बताए हैं, ये सब एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए। आज इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट टाइप हमारा यहाँ पे दिया सेकेंड टाइप, जो कि क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अभी हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा जो कि फर्स्ट टाइप था, और सेकेंड टाइप यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन दिया है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है तथा इन नए पदार्थों के गुण, रचना, भार आदि मूल पदार्थों से सर्वथा मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा। सर्वथा का मतलब क्या होता है, सर्वथा का मतलब होता है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है, शुद्ध हिंदी यहाँ पे लिखी है। तो सर्वथा भिन्न होते हैं, यानी हमेशा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है
इसमें क्या होता है, पदार्थ स्थायी रूप से यानी स्टेबल रूप से क्या होता है, नए पदार्थ में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही लिखा है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है तथा इन नए पदार्थों के गुण, रचना, भार आदि मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यानी हमेशा भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ये परिवर्तन स्थायी अर्थात अनुत्क्रमणीय यानी इनरिवर्सिबल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है यानी स्टेबल होता है, अर्थात परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है। इसे रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पे परिवर्तन के कारण को हटा लिया जाए लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं था। भौतिक परिवर्तन में क्या था, जब परिवर्तन के कारण को हम हटा दे रहे थे तो वहां पे मूल पदार्थ मिल जा रहा था, लेकिन यहां पे रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। अगर परिवर्तन के कारण को हटाया भी जाए फिर भी कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, मूल पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होने वाला। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, उदाहरण आपको समझना है, उदाहरण ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे उदाहरण आपका दिया हुआ है, दूध से दही का बनना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूध से दही का बनना ये एक कैसा परिवर्तन है, तो आप बोलेंगे ये एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है रासायनिक परिवर्तन में। तो देखिए, जैसे दूध से दही बन गई तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है ना कि यहां पे परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध से दही बन जाएगी लेकिन दही से दूध नहीं बन पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे क्या लिखा है कि गन्ने की शर्करा से सिरके का बनना, ये भी क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, सिरका बन गया गन्ने की शर्करा से, तो क्या आप सिरके से गन्ने की शर्करा बना सकते हैं? नहीं हो पाएगा ना, नहीं पॉसिबल है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको ध्यान रखना, जो परिवर्तन यहां पे होता है वो स्टेबल होता है यानी स्थायी होता है, परमानेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन क्या होता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। एक बार आपने खाना खा लिया, भोजन आपका पच गया, तो क्या वो भोजन आप दोबारा वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद पदार्थों का सड़ना, खमीर उठना, लोहे में जंग लगना, पदार्थों का जलना, बीज का उगना एवं फलों का पकना, ये सब क्या है, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, यानी यहाँ पे केमिकल चेंजेस के आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो जितने एग्जाम्पल बताए हैं इन सब को अच्छे से नोट करके लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, यही आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं, यानी चैप्टर की समरी में आपको यहां पे डिटेल में बताने जा रहा हूं। इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखा है कि रसायन विज्ञान द्रव्य, ऊर्जा एवं दोनों के बीच की अंतःक्रिया का अध्ययन है। ये आपको ध्यान रखना है। जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, ये द्रव्य, ऊर्जा एवं दोनों के बीच की अंतःक्रिया का अध्ययन है। ये आपका लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, इसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा है, आशा करता हूं आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो पढ़ के तो मैं बता ही रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। ये तो मैंने आपको चैप्टर में ही पढ़ाया था, जब थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था फर्स्ट डे, वहां पे ही मैंने आपको बताया था। ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, यानी एक जैसा रहता है, जबकि उसका भार, जबकि उसका से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु के भार से हो जाएगा, ठीक है। जबकि उसका भार यहां पे लिखा है, यानी जबकि वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण
स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तित होता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, एक जैसा रहता है, जबकि उसका भार यानी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होने के कारण क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, यानी भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में नहीं होता। बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे पदार्थ, ये वाला देखिए, वे पदार्थ जो एक ही तत्व से बने होते हैं परंतु उनकी संरचना तथा रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है, अपरूप यानी एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तो यहां से देखिए डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। क्या पूछा जाएगा कि वे पदार्थ जो एक ही तत्व से बने होते हैं परंतु उनकी संरचना तथा रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं या फिर ये क्या कहलाते हैं, तो आप बोलेंगे अपरूप यानी एलोट्रोप्स कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, तथा उनका यह गुणधर्म अपरूपता कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना, यानी एलोट्रोपिज्म कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उदाहरण यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या दिया है, हीरा यानी डायमंड तथा ग्रेफाइट ये कार्बन के अपरूप हैं। देखिए कार्बन के अपरूप क्या क्या हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आपको हीरा भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ग्रेफाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए हीरे को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड, ये आप सबको पता है। तो जो हीरा है यानी डायमंड और जो ग्रेफाइट है ये कार्बन सी लिखा है, कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके क्या है, अपरूप हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एलोट्रोप्स हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा है ऑक्सीजन गैस O2, क्या लिखा है, ऑक्सीजन गैस O2 तथा ओजोन O3, ऑक्सीजन, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस O2 तथा ओजोन O3 ऑक्सीजन O के अपरूप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, केवल ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन का अपरूप है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन O का अपरूप है, तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या है, ऑक्सीजन गैस O2, क्या है, ऑक्सीजन गैस O2, और उसके बाद ओजोन गैस जो है ये O3। देखिए ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है, आप सबको पता है, और जो ओजोन है इसका क्या होता है, O3 होता है। तो जो O2 और O3 हैं ये क्या है, ये O के अपरूप है, यानी ऑक्सीजन के अपरूप है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इतना डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अपरूप क्या होते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, और पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ऑक्सीजन का अपरूप आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे कार्बन का पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के विभिन्न गुणों का क्रम यहाँ पे आपको दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम, यहाँ पे बढ़ने का क्रम दिया है, यानी बढ़ते हुए क्रम में दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे कम से स्टार्ट करेंगे और सबसे ज्यादा की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंतरा अणुक स्थान बढ़ने का क्रम। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए अंतरा अणुक स्थान सबसे कम किस में होता है, सबसे कम ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा गैस में होता है। यानी सबसे कम से स्टार्ट कर रहे हैं और बढ़ते हुए क्रम में हम यहाँ पे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम क्या है, तो अंतरा अणुक स्थान यहाँ पे सबसे कम किस में होता है, ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा गैस में होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम। यहाँ पे आकर्षण की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम क्या है, तो बहुत ही ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे कम से स्टार्ट करेंगे और सबसे ज्यादा की ओर। तो अंतरा अणुक आकर्षण
आकर्षण के बढ़ने का क्रम क्या हो जाएगा? अंतरा अणुक आकर्षण सबसे कम किस में होता है? सबसे कम गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है, तो सबसे यहां पे देखिए, सबसे पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। बस यही आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या दिया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम। देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे आपको बताना होगा कि अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने का कौन सा क्रम सही है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपका ये वाला भी ऑप्शन रहेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम बता देता हूं। तो बढ़ते हुए क्रम में बताना है तो क्या करेंगे? सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा की ओर। तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा देखिए सबसे कम किस में होती है? सबसे कम गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे देखिए सबसे कम गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में कि अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का सही क्रम है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपका ये भी वाला रहेगा। देखिए बढ़ने का क्रम बता रहे हैं, फिर वही काम करना है। देखिए सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर बढ़ते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए अणुओं की गतिज ऊर्जा देखिए सबसे कम किस में होगी? ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होगी? गैस में होगी। क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, बढ़ने का क्रम। यहाँ पे घटने का क्रम तो बताना नहीं है, बढ़ने का क्रम बताना है ना, तो ऐसे ही तो करेंगे। देखिए सबसे कम किस में होगी? ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा किस में? गैस में होगी। तो ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ क्या दिया है? घनत्व दिया है, डेंसिटी का दिया है क्रम यहाँ पे। तो घनत्व का क्रम क्या हो जाएगा? अब देखिए ये भी क्या है आपका? ये भी बढ़ने का ही क्रम है। यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ घनत्व का क्रम लिख दिया है। जैसे ऊपर लिखा हुआ था कि हाँ ये बढ़ने का क्रम है, यहाँ पे लिखा नहीं, ये आपको समझना होगा। तो घनत्व का क्रम क्या हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे कम घनत्व किस में होता है? गैस में होगा, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा घनत्व किस में होता है? ठोस में होगा। यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में होती है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना था? बढ़ने का क्रम। तो सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर हमें जाना है। तो सबसे कम किस में घनत्व होता है? गैस में, फिर उससे ज्यादा किस में होगा? द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो क्रम मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद होने चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया नहीं हुआ, तो हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, रुकिए मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं ताकि पूरा आपको दिख पाए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतया, क्या लिखा है? सामान्यतया ठोसों का घनत्व द्रव की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। क्या लिखा है? सामान्यतया ठोसों का घनत्व द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, परंतु जल का घनत्व हाइड्रोजन बंधता के कारण बर्फ के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। अब देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किस क्लास में? 11th-12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप इंटर पास आउट है तो आप लोगों को पता होगा इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि सामान्यतः ठोसों का घनत्व द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, परंतु जल का घनत्व हाइड्रोजन बंधता के कारण बर्फ के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख दिया, रुकिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां पे लिखा है कि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये आपको ध्यान रखना है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात घनत्व बढ़ने पर आयतन क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। यही लिखा है कि घनत्व बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है, क्योंकि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब ये हो जाएगा अगर घनत्व का मान बढ़ेगा या फिर आप घनत्व बढ़ेगा तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन कम हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि तत्वों के भूपटल में उपस्थिति का क्रम है। क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है ये क्या है, ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है भूपटल में। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। यही तो है, मैंने आपको बताया हुआ था कि भूपटल में या फिर आप बोल सकते हैं भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उससे कम सिलिकॉन, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम अथवा सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, ये आपका दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे धातु पूछा जाए कि भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तत्व की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी जो तत्व है सबसे ज्यादा वो पाया जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अधातु है, ना कि धातु। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो अधातु है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं धातु की। अगर आपसे पूछा जाए कि भूपटल में, भूपर्पटी में या फिर पृथ्वी पर या भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम है। क्या है, एल्यूमिनियम। यहाँ पे धातु की बात हो रही है, तत्व की बात नहीं हो रही है। तत्व पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन होगा, और वैसे भी ऑक्सीजन अधातु है ना कि धातु, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए इतना डिटेल में बता दिया। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्वों के भूपटल में उपस्थिति का क्रम यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपका हो गया। फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा है तत्वों का मानव शरीर में उपस्थिति का क्रम, ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था। तो तत्वों का मानव शरीर में उपस्थिति का क्रम है, देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है मानव शरीर में, ये आपको ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया। फिर उससे कम कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ये आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। और क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा जाएगा कि मानव शरीर में यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ जो इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट था वो आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, यहां तक कि मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर की समरी भी डिटेल में बता दी। यहां से जितने क्वेश्चन बन सकते थे ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जितना पढ़ाया है, अगर इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो अगर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सेम यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो कल मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दूंगा। जितने क्वेश्चन होंगे 30-35 क्वेश्चन जो भी आपके होंगे वो कल मैं आपको एक ही वीडियो में करा दूंगा, और कल ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीटली फिनिश, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कल केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर इसके बाद केमिस्ट्री के बाद मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर दूं या फिर फिजिक्स की, जैसा आप बोलेंगे। अगर आप पहले मैथ पढ़ना चाहते तो मैथ पढ़ा दूंगा, अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते तो फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद, इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही पढ़ाया हुआ है। अगर आप तुरंत पढ़ना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, चैनल पर जाइएगा, 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, वहां पे मैंने सभी चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पढ़ना चाहे वहां भी पढ़ सकते हैं, और वैसे तो आगे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ही एक एक करके सभी चैप्टर्स। तो यहाँ पे अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।